अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अहमद अली बट के बारे में, जिन्होंने सारे ही टिकटॉकर्स को कंजर कह दिया है। अब ये आग लगाने वाली बात नहीं है, ज़रा आपने बात गौर से सुननी है कि उन्होंने ये बात क्यों कही और किस वजह से कही। ज़रा ज़्यादा घुमाऊँ फिराऊँगा नहीं। वो एक इंटरव्यू कर रहे थे अली बट का। फिल्म आपने देखी बुल्ला, उसमें विलन का किरदार अदा कर रहे थे। अली बट का इंटरव्यू करते हुए, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब इस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को कंजर कहा जाता था। अब जाहिर है कि अहमद अली बट का जो ताल्लुक है, बैकग्राउंड है, वो बड़ा स्ट्रांग है। आपको पता है मलका तरन्नुम नूरजहां और ये सारा एक उनकी पूरी फैमिली जो है ना, इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मुंसलिक रही, बड़े कामयाब लोग रहे, बड़ा नाम रहा। तो उनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये मुआशरा जो है ना, ये आपको पता है कि सारी रात फिल्म देखती भी है, ड्रामे भी देखती है, फिल्में देखने भी जाती है। और अब तो खैर हमारी फिल्म्स इतनी ज़्यादा मतलब उस तरह से कामयाब नहीं होती, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि लोग लाइनों में खड़े होकर फिल्म के टिकट खरीदते थे। और जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलते थे वो क्या करते थे कि ब्लैक में टिकट्स खरीदते थे। अगर आपने 2 रुपये का टिकट खरीदा हुआ है तो जिसने वो फिल्म देखनी है वो 5 रुपये का आपसे ख़रीद लेगा। तो ब्लैक में टिकट्स बिकते थे और बहुत सारे बड़े बड़े नामवर लोग ऐसे पैसा कमाया करते थे, जो अब बड़े बड़े ओहदों पर हैं। उनके बारे में ये हिस्ट्री है कि वो ब्लैक में मतलब टिकट्स बेचा करते थे। खैर, बात यह है कि जो लोग सारा दिन अपना लगाकर फिल्म देखते हैं, फिल्म में सारे गाने भी सुनते हैं, रोमांटिक सीन भी देखते हैं, सारा कुछ करते हैं और बाद में आकर कहते हैं ए कंजरा ले कामड़। तो खैर वो ये बात कर रहे थे कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए। तो वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बता रहे थे कि मैं बड़ी एक नॉर्मल सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया और पढ़ने के बाद मैं इस इंडस्ट्री की तरफ आया। लेकिन ये जो बात थी ना कि आप इतनी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपको भी सुनना पड़ा। तो वाकई एक वक्त में सबको सुनना पड़ता था। इसका जवाब देते हुए अहमद अली बट ने कहा कि भाई अब तो टिकटॉक पे सारी कंजर हैं। Because everybody is a conjure on TikTok. इस पे मुझे बड़ा बैकलैश आना है। That's the truth, man. और ये बात मैं आपको बताऊं, मैं कई सालों से ये बात कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से ये बात कर रहा हूँ कि टिकटॉक पर अब तकरीबन हर घर में कोई ना कोई वीडियो बना रहा होता है और डांस पर, गानों पर वीडियो बना रहे होते हैं। एक वक्त था जब इन चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता था कि तस्वीर भी नहीं बनवानी। मैं ये बात सच कह रहा हूँ। और एक वक्त था कि जब इसको तस्वीर भी बनाने को गुनाह समझा जाता था और ये समझा जाता था कि शरीफ घरानों की लड़कियां तस्वीरें नहीं बनाया करती, कैमरामैन तस्वीर बनाकर अपने पास रख लेता है, ये बड़ा गुनाह है, बड़ा हमारे लिए इंसल्ट की बात है। लेकिन अब आप देखें कि जिस घर की बच्ची टिकटॉक ना बना रही हो या मना करे तो वो कहते कि तुम्हारा कौन सा दिमाग है भाई, किस ज़माने की हो। और अगर माँ बाप को कहा जाए तो माँ बाप कहते हैं कि भाई क्या हो गया, बच्चे हैं, टिकटॉक तो बनाते हैं ना। और यकीन करें, नसीबों के गानों पर मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा, बहुत सारी बच्चियों को, मेरे दिमाग में एकदम से वो फुटेज आ गई थी। बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा कि उन्होंने नसीबों के गानों पर टिकटॉक बनाई हुई है। दूध पीते ने कच्चे। अब नसीबों के गाने आपको पता है, जब भी कुट के जब पावे एक बार गुजरा है, तो इस तरह के गानों पर वीडियोस बनाई हुई थी। खैर, अहमद अली बट ने तो टिकटॉकर्स को अब कंजर कह दिया है, तो अब इसका क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। वो हंसे भी और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मुझे बड़ा बैकलैश आना है। अब ये कहा इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी सारी ज़िंदगी बहुत सुना होगा, ये सब कुछ बहुत सुना होगा। और अब आकर खैर बहुत सारे पढ़े लिखे घरानों की लड़कियां भी शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ आ रही हैं, काम भी कर रही हैं। मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करना कि तुसी जाओ तो काम करो। मैं फिर भी यही कहूँगा कि ऐसा काम करें जिससे आपके और आपके ख़ानदान वालों की इज़्ज़त हो। और आपको पता है कि ये जिस तरह से महक मलिक और बाकी जितनी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, महक मलिक भी किसी दौर में घर से निकला था और उसके बाद उसको भी पता था कि यार जब मैं घर से निकल जाऊंगा तभी मैं किसी रास्ते पर लगूंगा। उस वक्त घर वाले भी नाराज़ होते होंगे। इसी तरह से माया, जिसका हमने पॉडकास्ट किया था, भाई उनका भी हमने जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने भी बताया कि जब मुझे पता चल गया कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं घर से निकली और उसके बाद गुरु के पास आई। गुरु के बाद मैं डांसर बन गई।
डांसर बनने के बाद फिर मैंने अपना नाम पैसा कमाया। ये लोग उस वक्त घर वालों की बातों से तंग आकर और घर वालों के रवैयों से तंग आकर घर से निकलते हैं, लेकिन जब ये डांसर बन जाते हैं, मुजरे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उस वक्त तक लोग इनको कंजर कहते हैं, घर वाले भी लाताल्लुक रहते हैं। लेकिन जब घर वालों को ये पैसे देने लग जाते हैं तो घर वाले राज़ी हो जाते हैं, और घर वालों की उस वक्त पता नहीं गैरत कहाँ चली जाती है। मैं सिर्फ महक मलिक के हवाले से भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बेतहाशा ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ख्वाजा सरा होते हैं, इनके मुंह से मैंने सुना, इनकी ज़ुबान से मैंने सुना कि भाई जब तक पैसा नहीं देते थे तब तक हम बड़े लानती थे, हम बड़े बेगैरत थे और सब कुछ था, लेकिन जब हमने पैसा देना शुरू किया तो घर वाले लाड करने लग गए। बस खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? वाकई टिकटॉक पे सारी कंजर है। ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि पता चले कि अहमद अली भट्ट साहब ने किस तरफ और कैसे अटैक किया। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी नैयर एजाज साहब के बारे में। नैयर एजाज को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपनी एक्टिंग और अपनी आवाज़ की वजह से इंडस्ट्री में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। बड़ी फिल्म्स में उन्होंने काम किया और बेतहाशा उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स किए जो मिसाल रहे। पीटीवी के दौर से लेकर अब तक उन्होंने बेशुमार ऐसे ड्रामे किए, लेकिन अब आकर वो टिकटॉक पर कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गए। एक वीडियो उनका बहुत वायरल हो रहा है जिस पर लोग बड़े हैरान हैं कि ये वो शख्स है जिसको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये वो शख्स है जो अपनी आवाज़ से सिर्फ 4 डायलॉग्स ही रोज़ बोल दे तो उस पर भी मिलियंस में व्यूज़ आ जाए, उसमें कोई शक, कोई दूसरी राय नहीं है। जो अल्लाह ने उनको आवाज़ दी, उस आवाज़ में अगर वो एक जुमला भी बोलेंगे तो वो जुमला लोग, मेरा ख्याल है, हज़ारों नहीं लाखों बार उसको रीपोस्ट करेंगे, उस पर वीडियोस बनेंगे। लेकिन नैयर एजाज की इस वीडियो को देखकर लोगों को हैरत हुई कि एक बंदे के पास वो हुनर है बोलने का, एक्ट का, बात करने का, मैसेज देने का, वो शख्स ये काम कर रहा है। खैर, दिल तो फिर तो पता है टिकटॉक जेवे अभी जो मैंने पीछे आपको कहा, टिकटॉक मजबूर कर देंदी है। खैर, आप गुल साहब लिखते हैं कि सर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप 3 पीस सूट में अगर डायलॉग बाजी करें, मतलब 3 पीस सूट में ये बात समझ नहीं आई, बहरहाल अगर डायलॉग बाजी करें और आप जैसी आवाज़ और जितने बड़े आप स्टार हैं, मतलब जाहिर है आपको लाखों लोग देखेंगे। आपको इस तरह की वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपके वैसे ही मिलियंस में व्यूज़ आ सकते हैं, कोई शक नहीं। अगला जो रिजवी साहब लिखते हैं वो लिखते हैं कि यार जी, आप इतने बड़े स्टार हो कि शायद आपको भी पता ना हो, आप इन चीज़ों के मोहताज नहीं हैं, अल्लाह पाक ने आपको बड़ा नाम दिया है। वाकई यार, नैयर एजाज साहब वाकई बड़ा नाम है। एक और हैं जी, वो लिखते हैं कि यू आर आवर हीरो सर, बट आपको टिकटॉकर की तरह नहीं करना चाहिए। आप अच्छा कंटेंट बनाओ, ओल्ड ड्रामों के डायलॉग्स बोलो, ज़्यादा अच्छे होंगे। वही तो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है। मैं तो जब उनकी आवाज़ कई बार सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, इन डायलॉग्स पर अगर मेरे पास ऐसी आवाज़ होती, मैं अगर ऐसा बोल सकता तो क्या ही बात थी भाई। मैं तो रोज़ाना डायलॉग्स बोलता और वीडियोस लगाता, काश मेरे पास ऐसी आवाज़ होती। अगर मैं ये कह दूं कि ज़माने के फैसलों में ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी कुछ होगा। लेकिन एक और हैं, वो लिखती हैं कि आप वैसे इतने टैलेंटेड और फेमस हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ये सब तो वो करते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं आता। अब जाहिर है कि यार जिनको कुछ नहीं आता वो लिप सिंग करते हैं, वो डांस करते हैं। अभी एक बंदा मैंने देखा यार, उसने ना सिर्फ एक गाने पे यूं 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 कैसे डांस किया तो उसके काफ़ी व्यूज़ आ गए, तो लोग उसके साथ वीडियोस बना रहे थे। मैंने कहा ऐ थे टैलेंट है भाई। ऐसी सारी दिहाड़ी सर्च करके लिख के एडिटर्स बिठाए, पूरी टीम बिठाई, तो सानू नहीं है। मैंने सोचा कि यार यही काम ना कर ले बंदा है। बहरहाल नैयर एजाज साहब के आप आतंकवादी कहने लगा था, लाख ड्रामा देखें और बहुत सारे और ड्रामे हैं। कश्मीर पर क्या डायलॉग बोलते थे भाई, इनको देखकर लगता था कि वाकई इंडियन फौज का कोई ये कर्नल है या कोई जालिम बंदा है। ऐसे डायलॉग्स, उफ, मैं कहता हूँ कमाल एक्टिंग। एक और अभी मैंने इनकी कुछ दिन पहले शॉर्ट फिल्म देखी थी। उस शॉर्ट फिल्म की पहले तो वॉइस चल रही, एक लड़की है, मेरा ख्याल है कि 9th क्लास की दिखाई या 8th क्लास की, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और वो बंदा उसको कह रहा होता है कि यहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारा कितना दीवाना हूँ। अब वो लड़की, बस तुम अपनी आवाज़ सुनाते रहोगे या मिलोगी मेरे सामने, ये तुम्हारे सामने एक गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में तुम बैठ जाओ। अब वो जब गाड़ी में बैठती है तो उसको देखती है तो आगे नेयर एजाज होता है। दिखाया ये है कि खूबसूरत आवाज़ के मालिक लोग, जो खूब जिनके पास अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ जिनको दी होती है, वो कैसे लोगों को फंसा लेते हैं। खैर, नेयर एजाज अवसल थे इंजीनियर। अब आपने ये वीडियो भी देखी, आपका इस बारे में क्या कहना है? जबकि अहमद अली भट्ट साहब पहले कह चुके हैं कि टिकटॉक पे तो सारी कंजर ने। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं उस ड्रामे के बारे में जिसने यूट्यूब पर तकरीबन 2.25 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं, बकौल उस ड्रामे के डायरेक्टर अमीन इकबाल। अमीन इकबाल साहब कहते हैं कि जिस ड्रामे पर 2.25 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, जिसको लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं कि उस ड्रामे को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसी ड्रामे की TRP मतलब जो रेटिंग है, जो टीवी पर रेटिंग आ रही है, वो बहुत कम है। अब हैरत की बात यह है कि जिस ड्रामे के हर एपिसोड पर 10-15 मिलियन व्यूज़, 8 मिलियन, 6 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, उसी ड्रामे की रेटिंग जो है वो टीवी पर बहुत कम है। अब वो कहते हैं कि इसका जो तरीक़ाकार है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने पहली बार ये बात सुनी है कि रेटिंग आती कैसे है। वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2500 मीटर्स लगाए हुए हैं। अब वो 2500 मीटर्स क्या हैं, किस तरह हर घर में वो मीटर लगा हुआ है। वो कैसे मीटर है जी कि उन्होंने कहा है कि एक रिमोट है जो उन्होंने 2500 घरों को दिया हुआ है। वो घर उस रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, देखते हैं कौन सा ड्रामा ज़्यादा देर देखा जा रहा है, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट दौर से चला आ रहा है, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा ड्रामा ज़्यादा देखा जा रहा है। उस ड्रामे की रेटिंग उस मीटर के ज़रिए चेक की जाती है कि ये ड्रामा ज़्यादा देखा जा रहा है, ये बेस्ट जा रहा है। वो कहते हैं कि इसको चेंज किया जाए ताकि पता चले कि एक ड्रामा जिसको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इसको भी शामिल किया जाए, मतलब इसको लेटेस्ट किसी अंदाज में देखा जाए। मुझे इस ड्रामे के हवाले से ये दुख है कि मैंने जब इस पर रिव्यू देना शुरू किया और मैंने बताया इस ड्रामे के हवाले से कुछ चीज़ें जो कॉपी थी, जो लग रही थी कि कहाँ से कॉपी की गई, किस तरह से है, तो मुझे फ़ौरन स्ट्राइक दे दी गई। मतलब ये है कि जिस ड्रामे की आप तारीफ़ करें ठीक है, अगर आप ड्रामे की बुराई करें तो आप स्ट्राइक दे देंगे। अब मुझे नहीं पता कि ग्रीन चैनल ने क्यों दी, अमीन इकबाल साहब के कहने पर, कि यार इस ड्रामे के पोल खुल रहे हैं, इस ड्रामे को कहाँ से कॉपी किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है एक ड्रामा आप बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन हम जो बाकी इंडिया के गानों को अगर बता देते हैं कि इंडिया ने हमारे 1985 और 1965 के गाने को कॉपी किया, फलां के गाने को कॉपी किया, ये गाना पहली बार कौन से एक्टर ने किस सन में गाया था, वो अगर हम बताते हैं तो भाई पाकिस्तानी ड्रामे भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ पर जब कॉपी होते हैं, हम बोलते हैं तो उसको भी लगाना चाहिए ना, बल्कि स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए। वो स्ट्राइक आज तक पड़ी हुई और वो स्ट्राइक मेरा ख्याल है अब ख़त्म होगी जाके। तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मैंने सोचा इस ड्रामे पर कभी बात नहीं करूँगा, लेकिन चले अब अमीन इकबाल साहब का ये वीडियो सामने आया तो मैंने बात कर ली। आपको क्या लगता है इस ड्रामे को देखकर? खैर, कुछ लोगों ने तो इस ड्रामे को साउथ इंडियन मूवीज़ की तरह का वो कि यार ये बिल्कुल अपनी तरफ से उसको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ड्रामे को साउथ इंडियन से मिलाना नहीं चाहिए। बहरहाल अब इस बारे में आप लोग क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, ये थी आज की खबरें, लेकिन जाते जाते ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अहमद अली भट्ट ने कहा कि टिकटॉक पर अब तो सारे ही कंजर हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घर, जो लड़कियाँ, जो बच्चियाँ आज भी टिकटॉक पर नहीं आना चाहती, तो प्लीज़ ये जो उनके इर्द गिर्द दोस्त सहेलियाँ होती हैं, उनको अपनी तरफ वर्गलाने की कोशिश ना करें। ठीक है, जो बंदा करता है उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन किसी को आप फोर्स ना करें, किसी को ना कहें। देखें, मैं आपको सच बताऊं, मेरी बेटी है 11 साल की, उसकी एक सहेली है जो पर्दा करती है, 11 साल कुछ माह की है, उसकी सहेली पर्दा करती है। तो मैं कुछ अपने मोबाइल में चीज़ें कह रही, बाबा वो मेरी सहेली ने ना कुछ नोट्स भेजे हैं, वो मैंने देखने हैं। नोट्स मैंने खुद पहले खोले तो उसमें तस्वीर आ गई, तो मेरी बेटी ने हाथ रख दिया, कहती है बाबा ये पर्दा करती है, शरई पर्दा करती है। मेरी बेटी ने मुझे नहीं देखने दी उसकी तस्वीर, हालांकि मेरी बच्चियों जैसी है। मेरी बेटी की सहेली है, 11 साल इसकी उम्र है, तो उसकी भी 11-12 ही होगी ना, तो इसी के स्कूल में पढ़ती है, तो उसने हाथ रख दिया, बाबा नहीं देखनी। तो प्लीज़ जो बच्चियां इस तरफ नहीं आना चाहती, बहुत सारी बच्चियां अपनी सहेलियों को वर्गला कर पार्टीज़ और इन चीज़ों में ले जाती हैं, ऐसा ना करें। देखिए, ख़ुद तो गुनहगार हैं, दूसरों को ना करें, और अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, आपको भी ये समझ अता फरमाए। ये जो लोग, ये जो अयाश लोग होते हैं ना, जो मालदार होते हैं, जो आपसे ये सब करवाते हैं कि पार्टीज़ में आ जाओ, क्या है यैशी करेंगे, फलां करेंगे, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाते हैं, आपको मोबाइल लेके देते हैं, ये सब कुछ लेके देते हैं, आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे होते हैं। इनके लिए, इनकी नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं होती।
ये बात आप जहन में रखें। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपको घुमा फिरा कर आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको मोबाइल लेके देते हैं, माँ बाप का नाफरमान बनाते हैं, इनकी नज़र में आपकी एक टके की इज्जत नहीं होती। याद रखें, जैसी आपकी उम्र बीती, जैसी आपकी खूबसूरती मान पड़ी, इनकी नज़र में आप बेकार हो जाएंगे। आप दो चार महीने 2-4 साल रहेंगी, उसके बाद कोई और आ जाएगा। मैंने इस इंडस्ट्री में या आम लोगों में बेशुमार ऐसी लड़कियों को देखा, ऐसे बेतहाशा लोगों को देखा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।